आप सुन रहे हैं द फीलिंग ऑफ व्हाट हैपेंस बाय एंटोनियो डामासियो की हिंदी ऑडियो बुक समरी। प्रिय श्रोता, आइए आपको एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमारे अपने मन के अंदर छिपे सबसे गहरे रहस्यों को खोलती है। ये यात्रा है चेतना और भावना के बीच के उस अदृश्य नृत्य की, जिसे हम रोज जीते हैं पर शायद ही कभी समझ पाते हैं। एंटोनियो दामासियो, जो दुनिया के अग्रणी तंत्रिका वैज्ञानिकों में से एक हैं, ने अपनी इस अमर कृति द फीलिंग ऑफ व्हाट हैपेंस में हमें वह दर्पण दिया है जिसमें हम अपने अस्तित्व की असली तस्वीर देख सकते हैं। ये किताब सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये एक दार्शनिक उपन्यास है जो हमारे शरीर, मस्तिष्क और मन के बीच के अटूट संबंध को एक कहानी की तरह कहती है। दामासियो हमें सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से रूबरू कराते हैं। आखिर महसूस करना क्या होता है? जब आप सुबह उठते हैं और ठंडी हवा का एहसास आपकी त्वचा को छूता है, जब आप किसी प्रियजन को देखकर अचानक खुशी से भर उठते हैं, या जब कोई दुखद बात याद आकर आपकी आंखें नम कर देती है, तो उन पलों में आपके भीतर क्या होता है? ये सिर्फ आपके दिमाग की बिजली का झटका नहीं है, बल्कि आपके पूरे शरीर में बिखरा एक तूफान है। दामासियो इसी तूफान को समझने की कोशिश करते हैं। वे सबसे पहले एक बड़ा अंतर स्पष्ट करते हैं भावना, इमोशन और अनुभूति फीलिंग में। भावना आपके शरीर की एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया है। जैसे जब आप डरते हैं तो आपका दिल तेज धड़कने लगता है, आपके हाथ पसीज जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब भावना है। ये एक स्वचालित, अक्सर बेहोश शारीरिक प्रतिक्रिया है जो आपके मस्तिष्क द्वारा शुरू की जाती है। लेकिन अनुभूति उसी डर का निजी, आंतरिक, चेतन अनुभव है। जब आपका मस्तिष्क उन बदलते शारीरिक संकेतों को पढ़ता है और उन्हें एक कहानी में बदलता है, मैं डर रहा हूं, तो वो है अनुभूति। दूसरे शब्दों में, भावना शरीर का नाटक है और अनुभूति उस नाटक का वह सिनेमा है जो हम अपने मन की स्क्रीन पर देखते हैं। दमासियो हमें समझाते हैं कि सैकड़ों वर्षों से पश्चिमी दर्शन ने हमें यह विश्वास दिलाया था कि मन और शरीर दो अलग चीजें हैं। डिकार्टिस ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए हूं, यानी हमारा अस्तित्व हमारी सोच पर टिका है। लेकिन दमासियो इस धारणा को धूल चटाते हैं। वे कहते हैं, नहीं, हमारा अस्तित्व पहले हम महसूस करते हैं, इसलिए हम हैं, पर टिका है। हमारी सोच, हमारा तर्क, हमारी बुद्धि, सब कुछ उन जैविक आधारों पर खड़ा है जो हमारे शरीर के भीतर हर पल बह रहे हैं। आप तर्क कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका शरीर भूख से कमजोर है, यदि आपका दिल दर्द से टूट रहा है, तो आपका तर्क कभी भी पूर्णतः तटस्थ नहीं रह सकता। ये शरीर ही है जो आपके हर निर्णय में रंग भरता है। अब ये मस्तिष्क के अंदर झांके। दामासियो हमें एक काल्पनिक सूक्ष्मदर्शी देते हैं और दिखाते हैं कि भावनाएं कहाँ जन्म लेती हैं। हमारे मस्तिष्क में एक छोटा बादाम के आकार का हिस्सा है, अमिगडाला। ये हमारे भीतर का संतरी है। जब आप अंधेरी गली में कोई संदिग्ध हरकत देखते हैं, तो आपके सोचने से पहले ही अमिगडाला सक्रिय हो जाता है और आपके शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार कर देता है। वहीं हमारे मस्तिष्क के सामने का हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इस आवेग को नियंत्रित करता है। ये सोचता है कि कहीं ये कोई मासूम साया तो नहीं। ये दोनों अकेले काम नहीं करते। ये मस्तिष्क के तने, ब्रेनस्टेम, लिम्बिक सिस्टम और संवेदी क्षेत्रों से जुड़े एक जाल का हिस्सा है। ये जाल हर पल आपके शरीर से संकेत इकट्ठा करता है। हृदय गति, हार्मोन का स्तर, पेट की गड़बड़ी, मांसपेशियों का तनाव, और फिर इन सब से एक समग्र तस्वीर बनाता है जिसे हम अनुभूति कहते हैं। यहाँ दामासियो एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत पेश करते हैं, सोमैटिक मार्कर परिकल्पना, सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस। ये शब्द थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। सोमैटिक का मतलब शरीर से संबंधित और मार्कर का मतलब निशानी, यानी हमारा शरीर हमारे हर अनुभव की एक शारीरिक निशानी बना लेता है। मान लीजिए, बचपन में आपने कभी किसी कुत्ते को भौंकते देखा और वो आपको डरा गया। तब आपका दिल तेज धड़का, पसीने से तर हो गए। उस घटना के बाद जब भी आप किसी कुत्ते को देखेंगे, आपका शरीर उसी डर की निशानी को फिर से जीवित कर देगा। आपका दिल धड़कने लगेगा, आपके हाथ ठंडे पड़ जाएंगे, भले ही आप होशपूर्वक ये ना सोचें कि कुत्ता खतरनाक है। ये शारीरिक निशानी आपको बिना सोचे समझे सचेत कर देती है। दामासियो कहते हैं कि हमारे हर निर्णय में ये सोमैटिक मार्कर सक्रिय होते हैं। जब आप कोई जोखिम भरा निवेश करने वाले होते हैं, तो अक्सर आपको अंतड़ियों में गड़बड़ी महसूस होती है। ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है। यह आपका मस्तिष्क है जो पिछली असफलताओं के शारीरिक रिकॉर्ड को दोहरा रहा है, जिससे आप सतर्क हो जाते हैं। इस तरह हमारी भावनाएं तर्क की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी सहायक होती हैं। अब इस कहानी में आता है सबसे दिलचस्प किरदार, स्वयं, सेल्फ। हम कौन हैं? ये मैं क्या है जो सोच रहा है, महसूस कर रहा है और ये किताब सुन रहा है? दामासियो इस मैं को तीन परतों में बांटते हैं। पहली है आदि स्वयं, प्रोटो सेल्फ। दूसरी मूल चेतना, कोर कॉन्शियसनेस। और तीसरी आत्मकथात्मक स्वयं, ऑटोबायोग्राफिकल सेल्फ। आदि स्वयं सबसे गहरी, बेहोश नींव है। यह आपके शरीर के अंदर होने वाली हर छोटी बड़ी प्रक्रिया का एक नक्शा है जो आपके बिना जाने ही बनता रहता है। आपका रक्तचाप क्या है? आपके शरीर का तापमान कितना है? आपके अंग कैसे काम कर रहे हैं?
ये सब लगातार आपके मस्तिष्क के तने और उससे जुड़े क्षेत्रों में दर्ज होता है, लेकिन यह जानकारी चेतना तक नहीं पहुंचती। ये वो खामोश नींव है जिस पर चेतना का महल खड़ा होता है। इस आदि स्वयं का काम सिर्फ शरीर को जीवित रखना है, होमियोस्टेसिस, यानी आंतरिक संतुलन बनाए रखना। इस नींव पर खड़ी होती है मूल चेतना। मूल चेतना वह क्षणिक जागरूकता है जो तब पैदा होती है जब आपका शरीर आदि स्वयं किसी बाहरी या आंतरिक वस्तु से टकराता है। मान लीजिए आपके हाथ में एक गर्म कप है। आपका आदि स्वयं आपके हाथ की सामान्य स्थिति को रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही गर्मी बढ़ती है एक बदलाव होता है। आपका मस्तिष्क इस बदलाव को नोटिस करता है और उसे एक एकल क्षणिक चित्र में बदल देता है। गर्मी, हाथ, मैं का ये पहली बार उभरना ही मूल चेतना है। ये अब और यहाँ की चेतना है। इसके लिए ना तो अतीत की यादें चाहिए, न भविष्य की कल्पना, बस एक पल का पूरा एहसास। एक शिशु जब अपनी माँ का चेहरा देखता है और मुस्कुराता है तो वह इसी मूल चेतना का अनुभव कर रहा होता है, बिना ये जाने कि वह कल क्या था या कल क्या होगा, बस इस पल की पूर्ण उपस्थिति। लेकिन हम इंसान केवल इसी क्षण में नहीं जीते। हमारे पास एक इतिहास है, हमारी अपनी कहानी है। यहाँ आती है आत्मकथात्मक स्वयं की परत। यह वह विशाल पुस्तकालय है जिसमें हमारी सारी यादें, हमारे सुख दुख, हमारी सीख और हमारी पहचान संजोई हुई है। आत्मकथात्मक स्वयं लगातार मूल चेतना के साथ मिलकर काम करता है। जब आप किसी परिचित जगह पर जाते हैं तो मूल चेतना आपको वहां के वर्तमान दृश्य का एहसास दिलाती है, लेकिन उसी क्षण आपकी आत्मकथात्मक स्मृति आपको बताती है कि आप यहाँ बचपन में अपने दादा के साथ आए थे, या यहाँ आपने पहली बार अपने प्यार को देखा था। ये वह निरंतर कथा है जो हम अपने मन में बुनते रहते हैं। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने वह किया, जो वहाँ गया, जिसने वह महसूस किया। यही हमें एक अद्वितीय व्यक्ति बनाती है। लेकिन दामासियो हमें याद दिलाते हैं कि यह आत्मकथात्मक स्वयं कोई स्थायी चीज नहीं है। यह लगातार बदलती रहती है। पुरानी यादें फीकी पड़ती हैं, नए अनुभव जुड़ते हैं, और हर बार हम अपनी कहानी को थोड़ा अलग ढंग से दोहराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शरीर की भूमिका केंद्र में है। दामासियो इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि हम अपने शरीर के बिना कभी भी सच्ची चेतना का अनुभव नहीं कर सकते। एक प्रयोग की कल्पना करें। यदि किसी तरह आपके मस्तिष्क को आपके शरीर से सारे संकेत काट दिए जाएं, न दिल की धड़कन की जानकारी, न मांसपेशियों का तनाव, न ही पेट या त्वचा से कोई संवेदना, तो क्या होगा? आप सुस्त हो सकते हैं लेकिन आप किसी भी चीज को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप एक शुद्ध कंप्यूटर की तरह हो जाएंगे जो डेटा तो प्रोसेस कर सकता है, लेकिन उस डेटा का कोई अर्थ, कोई गर्माहट या ठंडक, कोई दर्द या सुख नहीं होगा। आपका अस्तित्व तो बना रहेगा, लेकिन आपकी जीवंतता खत्म हो जाएगी। इसीलिए दामासियो कहते हैं कि चेतना शरीर से जन्म लेती है, मस्तिष्क उसका अनुवादक मात्र है। ये समझने के लिए कि हमारा मस्तिष्क कैसे निरंतर चेतना की धारा बनाए रखता है, हमें मानसिक छवियों, मेंटल इमेजेस की अवधारणा को समझना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि छवियां सिर्फ आंखों से देखी जाती हैं, लेकिन दामासियो के अनुसार हमारा मस्तिष्क हर इंद्रिय के लिए छवियां बनाता है। स्पर्श की छवियां, ध्वनि की छवियां, गंध की छवियां, और यहाँ तक कि हमारे आंतरिक अंगों की छवियां भी। हर पल आपके मस्तिष्क में हजारों ऐसी छवियां पैदा होती और मरती हैं। ये एक सिनेमा है जो चौबीसों घंटे चलता है, लेकिन ये सिनेमा बेतरतीब नहीं है। इसे एक सूत्र में पिरोया जाता है, स्मृति द्वारा। स्मृति केवल अतीत की तस्वीरों का भंडार नहीं है, ये एक सक्रिय पुनर्निर्माण प्रक्रिया है। जब आप किसी घटना को याद करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस घटना के अलग अलग टुकड़ों को फिर से इकट्ठा करता है, कुछ सच्चे, कुछ कल्पना से रंगे हुए। यही कारण है कि एक ही घटना को दो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से याद करते हैं, और यही कारण है कि समय के साथ हमारी यादें बदलती रहती हैं। इस धारा में कल्पना की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क लगभग उसी तंत्रिका मार्ग को सक्रिय करता है जैसे वह वास्तव में उस चीज को करते समय करता। यदि आप अपने मन में एक सेब खाने की कल्पना करते हैं तो आपके मस्तिष्क के वही हिस्से जलेंगे जो वास्तव में सेब खाने पर जलते हैं, थोड़ी कम तीव्रता से। लेकिन फिर भी ये क्षमता ही हमें भविष्य की योजना बनाने, खतरों का अनुमान लगाने और नई संभावनाओं की रचना करने की शक्ति देती है। कल्पना हमारे अस्तित्व का एक मूल उपकरण है, न कि कोई विलासिता। अब दामासियो हमें एक और चौंकाने वाले निष्कर्ष पर ले जाते हैं। भावना और तर्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम सोचते हैं कि सबसे अच्छा निर्णय वह है जो पूरी तरह से ठंडे दिमाग और तर्क से लिया गया हो, लेकिन दामासियो के क्लिनिकल अध्ययन ये साबित करते हैं कि जिन रोगियों के मस्तिष्क में भावनाओं को संसाधित करने वाले हिस्से जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वे बहुत अजीब व्यवहार करते हैं। उनकी बुद्धि, उनका आईक्यू, उनकी याददाश्त सब बरकरार रहती है। वे गणित के जटिल सवाल हल कर सकते हैं, भाषा समझ सकते हैं, लेकिन वे अपने दैनिक जीवन के सबसे साधारण फैसले नहीं ले पाते। क्या पहनना है, क्या खाना है, किस दोस्त से मिलना है, और सबसे बड़ी बात, वे बार बार वही गलतियां करते हैं जिनसे सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो अंतड़ियों का एहसास नहीं है जो बताता है कि यह विकल्प खतरनाक है या अच्छा। उनके पास सोमैटिक मार्कर ही नहीं बचा है।
वे तर्क तो कर सकते हैं, लेकिन उनके तर्क के पास कोई दिशा नहीं है, कोई प्राथमिकता नहीं है। ये साबित करता है कि तर्क को काम करने के लिए भावना की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे एक जहाज को दिशा देने के लिए कंपास की। भावनाएं हमारे नैतिक फैसलों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। जब आप किसी अन्याय पर क्रोधित होते हैं या किसी की पीड़ा पर दुखी होते हैं, तो वह क्रोध या दुख आपको नैतिक रूप से सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। बिना उन भावनाओं के नैतिकता सिर्फ एक खोखला सिद्धांत रह जाती है। आगे बढ़ते हुए दामासियो हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन सिद्धांतों का प्रभाव दिखाते हैं। सोचिए, कैसे थकान या भूख हमारे व्यवहार को बदल देती है। जब आप थके होते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आपके फैसले अक्सर अधिक जोखिम भरे या लापरवाह हो जाते हैं। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये शारीरिक है। आपका थका हुआ शरीर मस्तिष्क को कमजोर संकेत भेजता है और परिणाम स्वरूप आपकी अनुभूतियां बदल जाती हैं। इसके विपरीत, जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और तरोताजा होते हैं तो आप अधिक आशावादी, अधिक सहनशील और अधिक रचनात्मक होते हैं। दामासियो यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। अपने शरीर की उपेक्षा करके आप अपने मन को नहीं बचा सकते। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य पर टिका है। ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है, ये तंत्रिका विज्ञान का सीधा तथ्य है। ये पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि हमारी स्मृतियां कितनी भावनात्मक होती हैं। जिन घटनाओं के साथ तीव्र भावना जुड़ी होती है, वे हमेशा के लिए हमारे दिमाग में अंकित हो जाती हैं। यही कारण है कि आप अपनी शादी का दिन या किसी प्रियजन के खोने का दिन या कोई भयानक दुर्घटना इतने विस्तार से याद रख पाते हैं, जबकि कल दोपहर को आपने क्या खाया यह आप भूल जाते हैं। भावना स्मृति की स्याही है। यह हमारे अनुभवों को चिन्हित करती है ताकि हम भविष्य में उनसे सीख सकें। दामासियो इसे भावनात्मक टैगिंग कहते हैं। आपके मस्तिष्क का हर हिस्सा यह निर्णय ले रहा है कि कौन सी सूचना महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं, और यह निर्णय पूरी तरह से भावना पर आधारित होता है। अब इस पूरी कथा का सबसे गहरा दार्शनिक मोड़ आता है। यदि हमारी चेतना, हमारी पहचान, हमारे नैतिक मूल्य सब हमारे शरीर और उसकी भावनाओं से इतने गहरे जुड़े हैं, तो फिर हम आत्मा या अमर अहम जैसी चीजों को कैसे समझें? दामासियो इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देते, लेकिन वे एक वैकल्पिक रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि हमें अहं या स्वयं को किसी अलौकिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया जो पैदा होती है, बढ़ती है, बदलती है और अंततः समाप्त हो जाती है, लेकिन जब तक है तब तक वह अद्वितीय और मूल्यवान है। हमारा में कोई स्थिर वस्तु नहीं है, ये एक नदी है जो हर पल बह रही है, नए अनुभवों को अपने में समा रही है, पुराने को छोड़ रही है। ये सोच हमें अधिक कृत्रिम बुद्धि एआई के संदर्भ में भी बहुत कुछ सिखाती है। क्या एक मशीन कभी सच्ची चेतना प्राप्त कर सकती है? दामासियो के अनुसार तब तक नहीं, जब तक उस मशीन का अपना एक शरीर न हो। एक ऐसा शरीर जो अपनी आंतरिक अवस्थाओं को महसूस कर सके, जो दर्द और सुख का अनुभव कर सके, जिसकी अपनी जैविक जरूरतें हों। एक शुद्ध सॉफ्टवेयर जो सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है, कभी भी वह अनुभूति नहीं कर सकता जो हम करते हैं, क्योंकि उसके पास वो मंच ही नहीं है जिस पर चेतना का नाटक खेला जा सके, यानी एक जीवंत, स्पंदित, संवेदनशील शरीर। किताब के अंतिम भाग में दामासियो हमें एक बार फिर याद दिलाते हैं कि ये सब समझना केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है, यह हमारे जीने के तरीके को बदल सकता है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारा डर सब हमारे शरीर की गहराई से उठने वाली लहरें हैं, तो हम उनसे अधिक कुशलता से निपटना सीख सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं गुस्से में हूं, बल्कि हम कह सकते हैं मेरा शरीर इस समय गुस्से की स्थिति में है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये हमें अपनी भावनाओं का दास बनने से बचाता है और उन्हें समझने, स्वीकार करने और उनका मार्गदर्शन करने की शक्ति देता है। दामासियो हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाते हैं जहां विज्ञान और मानवता आपस में मिल जाते हैं, जहां हम अपने दिमाग की बजाय अपने पूरे अस्तित्व, हड्डियों, मांस, रक्त और भावना से सोचना सीखते हैं। इस पूरी यात्रा के अंत में हम एक नए सवाल के साथ खड़े होते हैं, द फीलिंग ऑफ वॉट हैपन्स, जो घटित होता है उसका एहसास। ये शीर्षक अपने आप में एक कविता है। जब हम किसी घटना को जीते हैं तो उस घटना का तो हमें पता होता है, लेकिन उस घटना को महसूस करना, उसके रंग, उसकी गंध, उसका दर्द या उसका आनंद, यही असली चमत्कार है। दामासियो ने हमें वह शब्दकोश दिया है जिससे हम अपने इस आंतरिक ब्रह्मांड का नामकरण कर सकते हैं। उन्होंने साबित किया कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक हम महसूस करने वाले प्राणी हैं, और ये महसूस करने की क्षमता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों है। यह हमें दूसरों से जोड़ती है, हमें रचने की प्रेरणा देती है और कभी कभी हमें तोड़ भी देती है। लेकिन जब तक हम महसूस कर रहे हैं तब तक हम जीवित हैं, सच्चे अर्थों में जीवित। यही संदेश लेकर यह अद्भुत पुस्तक हमारे हाथ में आती है कि अपने शरीर की आवाज़ को सुनो, अपनी भावनाओं को समझो और उस अदृश्य सूत्र को पहचानो जो तुम्हें ब्रह्मांड के हर कण से जोड़ता है, क्योंकि अंततः
हम जो हैं वह इस बात का योग है कि हमने क्या सोचा, क्या किया और सबसे बढ़कर क्या महसूस किया। तो प्रिय श्रोता, अगली बार जब आप किसी भावना के आवेश में हो, चाहे वह खुशी हो, गम हो, क्रोध हो या प्रेम, तो एक क्षण रुकिए और उस अनुभूति को देखिए। देखिए कैसे आपका दिल धड़कता है, आपकी सांसें थमती हैं, आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती या शिथिल होती हैं। उसी धड़कन में, उसी सांस में, उसी तनाव या विश्राम में छिपा है आपके अस्तित्व का रहस्य। दामासियों ने वह दरवाज़ा खोल दिया है, अब आपको बस उस पार जाना है, अपने ही शरीर के उस अनंत आकाश में, जहाँ चेतना और भावना एक अटूट नृत्य में बंधे हैं। यही है जो घटित होता है उसका एहसास, और यही हमें इंसान बनाता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।